बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान की जिंदगी को अडयाला जेल में एक मेजर और कर्नल कैसे कंट्रोल कर रहा है और इमरान खान ने भूख हड़ताल की धमकी किसको और क्यों दी, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, काजी साहब का ये दावा कि इमरान खान इसी अदालत में पेश हुए मगर उन्होंने मेरे पे अदम एतमाद नहीं किया। मगर ठीक 24 घंटे के बाद इस दावे के इमरान खान ने अडयाला जेल के अंदर सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए काजी फैज ईसा और उनकी अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान के इस अदम एतमाद के इजहार के बाद उनके मुकदमात पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसका मुकम्मल जायजा भी मैं आपके सामने रखूंगा। और व्यूअर्स, एक जज की जारी डिग्री नून लीग ये मामला कंट्रोवर्शियल क्यों बना रही है, जस्टिस जहांगीरी के हवाले से इस वक्त अदलिया मुखालिफ एक मुहिम का आगाज कर दिया गया और ये किसकी तरफ से इसका आगाज किया गया, हदफ कौन है, और दूसरी तरफ ये जो बगावत का मुकदमा नवाज शरीफ के ऊपर कायम करने की बात की जा रही है, इस पर इमरान खान का क्या मौकिफ है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अलकादरी ट्रस्ट केस रेफरेंस की समाअत इस वक्त अडयाला जेल में जारी है। इमरान खान की काबीना के अरकान परवेज खटक, जुबैदा जलाल और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को 10 जुलाई को बतौर गवाह अपना बयान कलमबंद करवाने के लिए तलब कर लिया गया है। आज इमरान खान ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्टिकल 25 के तहत केसेस की समाअत के दौरान पसंद नापसंद नहीं होनी चाहिए। मेरे मुकदमात के हर बेंच में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा कैसे आ जाते हैं, ये सवाल इससे पहले भी हमने नून लीग की जुबानी मुतादिद दफा उमर अता बंदयाल के जमाने में ये बार बार सुना कि हर केस के अंदर उमर अता बंदयाल और एक मखसूस बेंच को ही केसेस क्यों दिए जाते हैं। और व्यूअर्स, जब मेरिट पर फैसले आ रहे हों, जब इंसाफ और कानून के तकाजे पूरे किए जा रहे हों, तब आपको ऐसी शिकायत होती हैं। लेकिन यहां पर काजी फैज ईसा ने अपना जहन खोलकर कौम के सामने रख दिया, क्योंकि अदालत की कार्रवाई को हमने इससे पहले पाकिस्तान की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर लाइव नहीं देखा। अगर कोई ये कहना कि फलां सहाफी ने रिपोर्टिंग ठीक नहीं की, काजी साहब ने ऐसे नहीं ऐसे कहा था, अब तो आपको इनके बॉडी के तमाम जेस्चर्स भी आपको देखने को मिलते हैं, किसने कौन सा जुमला किस तनाजुर में कहा। जब वो इमरान खान के हवाले से बात करता है तो उसके चेहरे पर किस किस्म के तासुरात हैं, वो नाराजगी का इजहार करता है, वो गुस्सा होता है, वो खुशी या फिर टॉन्ट करके इमरान खान का नाम लेता है। अब आपकी जितने भी तासुरात हैं वो भी पाकिस्तान की आवाम से छुपने वाले नहीं है, क्योंकि इन मुकदमात की समाअत पाकिस्तान की आवाम देख रही है। इससे पहले हुआ ना कि अखबार में आया, आपने पढ़ लिया, टेलीविजन चैनल पर टिकर चला, आपने देख लिया और अंदाजा लगा लिया कि अदालत का मूड क्या है। लेकिन अब काजी साहब बार बार अपने साथी जजेस को रोकते हैं, टोकते हैं। कौम बखूबी इसको नोटिस जो है वो लेती है और ये नोट कर लेती है कि काजी साहब सहूलतकारी कर रहे हैं और किस तरह की ये सहूलतकारी हो रही है। खान साहब ये भी कहते हैं कि मेरे वकला ने काजी फैज ईसा की हर बेंच में मौजूदगी पर एतराज किया, अब हमें शक है कि हमें इंसाफ नहीं मिलना, काजी फैज ईसा हमारे केस नहीं सुन सकते। आप बार बार ये कह रहे थे ना कि एक शख्स यहां पर आया कुछ अर्सा पहले, उसने कहा और मेरे सामने वो मुखातिब था, वो इंतजार करता रहा बात करने के लिए, लेकिन उसने मुझ पर एतराज नहीं किया। आप ये कैसे कहते हैं? तो आज काजी साहब ये आपके लिए पैगाम है, इमरान खान और उनकी जमात ने आप पर अदम एतमाद कर दिया, अब आपके घर जाने का वक्त हो गया। आप 4 महीने इज्जत से इन केसेस से अपने आप को अलग करके गुजारें, क्योंकि अब आपका नाम तारीख में स्याह हरूफ में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। खान साहब ने यह भी कहा कि जेल में बैठे कर्नल और मेजर सारा निजाम चला रहे हैं। मेरी टीम कल मुझसे मुलाकात के लिए आई, 3 घंटे तक वो अडयाला जेल के बाहर इंतजार करती रही, मैं जेल के अंदर इंतजार करता रहा, मगर मेरी टीम से मुझे मिलने की इजाजत नहीं दी गई। पार्टी के इख्तिलाफात पर मैंने बात करनी थी, लेकिन जेल में बैठे कर्नल के कहने पर मेरी टीम से मुलाकात नहीं करवाई गई। मैंने आपको ठीक 3 वीडियोस पहले ये पूरी कहानी सुनाई थी कि टारगेट है कि इमरान खान की टीम में इख्तिलाफात पैदा किए जाएं। आपने फवाद चौधरी के मुतादिद इंटरव्यूज देखे, अली जैदी के मुतादिद इंटरव्यूज देखे और बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासी भगोड़े हैं वो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नसीहतें करते हुए नजर आएंगे। वो क्या कह रहे हैं कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे करें, क़यादत के अंदर ये खराबी है। अरे भाई, जो खड़ा रहा चाहे वो जैसा भी है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुखलिस है और आप हवा दे रहे थे और आपने इन इख्तिलाफात की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकसीम करने की कोशिश की। फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आना शुरू हो गई, जो लोग
केपी से ताल्लुक रखते हैं उनकी सियासत और जो लोग पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, आपने एक महाज क्रिएट करने की कोशिश की ताकि इन्हें तकसीम किया जाए, इनके इख्तलाफात को आप इस हद तक बढ़ा दें कि यकसुई ना आए, बयानात और इनकी जो ताकतें हैं सियासी तौर पर उन्हें इस्तेमाल ना किया जा सके, बल्कि आप इन्हें तकसीम करके इनके ऊपर राज करें। यही था, खान साहब ने इन सबको बुलाया और देखें वही हुआ। खान साहब को उनकी टीम से मिलने नहीं दिया गया, इसलिए कि इख्तलाफात कहीं खत्म ना हो जाएं। जो कहानी हम आपको 3 वीडियोस पहले सुना रहे थे, आज वही इमरान खान की जुबानी ये हकाइक सामने आ रहे हैं कि वो नहीं चाहते कि इमरान खान की मुलाकात होती, इमरान खान इनके इख्तलाफात खत्म करें। इनका ताल्लुक है उस कबीले से जो ये चाहता है कि इमरान खान और उनकी जमात के अंदर इख्तलाफात पैदा हों और ये लोग हमेशा लड़ते रहें। अगर ये आपस की लड़ाई से हट गए और इन्होंने हमारी तरफ रुख कर लिया तो शायद हमारे लिए जो स्ट्रीट पावर जिसको हमने इस वक्त हाईजैक किया हुआ है, शायद ये भी मामला हाथ से निकल जाए और फिर इमरान खान की रिहाई के लिए सड़क पर भी जंग होगी और जो अदालतों के अंदर तो जंग जारी है। खान साहब ये भी कहते हैं कि सुपरिटेंडेंट जेल उनकी नौकरी कर रहा है। ये जब कहते हैं कि वो मेरी मीटिंग कैंसिल कर देता है, मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूँ। इससे पहले खान साहब बहुत ही मजबूत असाब के मालिक हैं और इमरान खान ने कभी भी ऐसी बात नहीं की, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं और इमरान खान को जिस तरह आप टारगेट कर रहे हैं, तो शायद ये पहला मौका होगा। इमरान खान जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके, पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, अब इमरान खान का नाम खैर पहले भी तारीख में लिखा गया, लेकिन अब इस नाम को सुनहरी हरूफ में मौरिख लिखेगा और वो सियासी बोने जो इमरान खान के नाम को मिटाना चाहते थे अपनी नस्लों के जरिए, और इनकी आने वाली नस्लें भी जो हैं इमरान खान का नाम बार बार पढ़कर अपने बड़ों की गलतियों को याद करेंगे कि इमरान खान एक लीडर पाकिस्तान की तारीख में आया, हमारे बड़ों ने क्या गलतियां की, उसे पाबंदे सरासन किया, उसकी जमात को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन ये मरूसियत के बोने इमरान खान के नाम को इज्जत और एहतराम से हमेशा याद रखेंगे और पढ़ेंगे तारीख के अंदर, जब मौरिख सुनहरे हरूफ में इमरान खान की स्ट्रगल और इमरान खान की इस भूख हड़ताल को किताबों में लिखेगा। खान साहब ये भी कहते हैं कि मैं भूख हड़ताल करने के बारे में मुशावरत कर रहा हूं, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। पहले पाकिस्तान हाइब्रिड था, अब अथॉरिटेटिव एक निजाम हमें नजर आ रहा है, अथॉरिटी के साथ इस मुल्क को चलाया जा रहा है और अथॉरिटेरियन जो रूल है वो किसका है, यानी मुल्क के अंदर एक डिक्टेटरशिप का राज है। सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। कांग्रेस और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बातें करते हैं, कहते हैं कि हम अफगानिस्तान पर हमला कर देंगे, जब उनके कर्नल और मेजर यहां जेल में बैठे होंगे तो ये हमला कैसे होगा। ये पागल हैं, ये समझते हैं कि मेरी पार्टी कमजोर हो गई, उन्हें पता ही नहीं कि जिस पार्टी का वोट बैंक हो वो कमजोर नहीं होती। जनरल आसिम मुनीर ने नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनाजा निकाल दिया, बजट के बाद उनकी सियासत खत्म हो गई, उनके साथ वो होगा जो दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। यानी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा के लिए नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत को खत्म कर दिया। मैं आपको ना बार बार ये कहता रहा हूं कि आप मस्जिद के कहने पर, इमाम के कहने पर, वडेरे के कहने पर, इलाके के चौधरी के कहने पर, नंबरदार के कहने पर कब तक मरूसियत के ये जो बीज आप लगाकर और जो पनीरी तैयार करके कौम को तोहफा दे देते हैं, कब तक इनको वोट पड़ेगा। एक दिन कौम जागेगी और आहिस्ता आहिस्ता ये जो मिडिल क्लास है ना, जिस पे रिपोर्ट्स आप पढ़ते रहते हैं, जो लोग पाकिस्तान के हालात के बारे में अपनी राय रखते हैं, हालात का जायजा लेते हैं, वो बार बार इनका पोस्टमार्टम करते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि पाकिस्तान की कौम शोर पकड़ी है एंड थैंक्स टू इमरान खान और उनकी उस स्ट्रगल को देखते हुए। आपने इमरान खान को कुर्बानी देते हुए हमेशा देखा पिछले 3 बरस में, और इससे पहले इमरान खान की जदोजहद है पाकिस्तान की सियासत के लिए। अगर आज इमरान खान भूख हड़ताल पे बैठ गया ना, तो फिर याद रखिएगा कि पाकिस्तान का नौजवान भी भूख हड़ताल करेगा और ये भूख हड़ताली कैंप पाकिस्तान की गली चौराहों में लगेंगे, क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान की यूथ जो है वो फॉलो करती है। और इमरान खान अगर जेल में इस कैफियत से गुजरे होंगे और बाहर जो क्रिटिसिज्म इनकी जमात के बाकी लोगों पर होता है, तो नौजवान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखिएगा, अगर इमरान खान ने भूख हड़ताल की कॉल दे दी और इमरान खान ने भूख हड़ताल कर दी, तो मुल्क का नौजवान भी उनके साथ भूख हड़ताल करेगा। ये जज्बों की बात है, ये ताल्लुक की बात है, और ये ताल्लुक पाकिस्तान की नौजवान नस्ल का इमरान खान के साथ जो कायम हो चुका है, जो बन चुका है, इसे कोई ताकत मिटा नहीं सकती। मैं व्यूअर्स आपको ये बता दूं कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमा को ये पैगाम दिया है कि अपने इख्तलाफात अवाम में लेकर ना जाएं। अगर आप इख्तलाफात अवाम में लेकर जाएंगे तो आप अपने असल मकसद से हट जाएंगे। सरकार, हम भी तो ये बात कर रहे थे, लेकिन अब इमरान खान का पैगाम आ गया
اب اپنے تمام اختلافات کو سائڈ پہ رکھیں اور پارٹی کو موجودہ بحران سے نکالیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ موجودہ بحران سے صرف وہ پارٹی ملک کو نکال سکتی ہے جس کے پاس پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ ہو. یہ ملک میں ایلیٹ کا بجٹ آ گیا ہے. لوگ اس وقت پاکستان کی حکومت کو تنقید کر رہے ہیں اور صرف ایلیٹ کنٹرول پاکستان کی حکومت کو کر رہی ہے. صدر کا کیا کام ہے کہ وہ صدر ہاؤس کے اخراجات بڑھا دے, بجلی اور گیس کے بلوں میں عوام کی کمر توڑ دی جائے. پھر ان سے سوال ہوا کہ تاثر ہے کہ پارٹی آپ کی رہائی کی کوشش نہیں کر رہی. یہ کنسرن جی ہمارا بھی ہے. اور اس پر عمران خان نے کیا جواب دیا؟ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے حوالے سے قومی اسمبلی میں عمر ایوب, سینٹ میں شبلی فراز سمیت علی امین گنڈا پور بڑے تگڑے ہو کر انہوں نے قراردادیں اور بولے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اور یہ کوشش جاری رہے گی. لیکن عمران خان پر جو مقدمات ہیں obviously اس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, اور جب تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں جائے گی عمران خان کو جیل سے رہائی نہیں ملے گی. پھر ان سے ویورز مذاکرات کے حوالے سے بھی سوال ہوا, جس کا انہوں نے یہ جواب دیا کہ مذاکرات اور بات چیت کا وقت 8 فروری کو گزر گیا. اوپر بیٹھے طاقتور یہ چاہتے تھے کہ میں گارنٹی دوں کہ اقتدار میں آ کر ان پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا. اگر یہ بات میری اس وقت مان لیتے, یعنی پاکستان کی عوام کے حوالے یہ مینڈیٹ جو انہوں نے ایک پارٹی کو دیا, تو آج ملک کے حالات نہ ہوتے. مذاکرات تب ہوتے ہیں جب کسی مسئلے کا حل نکلے. ہم شہباز شریف سے مذاکرات کریں گے, ان کی حکومت چلی جائے گی. یعنی حکومت شہباز شریف کی نہیں ہے بلکہ یہ حکومت کسی اور کی ہے اور اسے چلا کوئی اور رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 کے حوالے سے بھی ویورز ایک سوال ہوا, اور خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ پورا ملک کہہ رہا ہے کہ سب سے بڑا فراڈ الیکشن کمیشن نے کروایا, یعنی الیکشن کمیشن اس کے اندر ملوث تھا. لیکن چیف جسٹس فائز عیسیٰ الیکشن کمیشن کی تعریف کر رہے ہیں. جس الیکشن کمیشن نے ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن کرایا, ہمیں انصاف کے لیے اسی کے پاس بھیجا جاتا ہے. اگر اس فراڈ الیکشن کی تحقیقات ہو جاتی تو چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگ جائے گا. حمود الرحمان کمیشن کے سوال پر عمران خان نے یہ کہا کہ جیل والے پریشان ہیں کہ مجھے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ اڈیالہ جیل کے اندر کیسے مل گئی. وہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں, یہ 1 سال ہونے والا ہے, مجھے چکی میں ٹھہرایا گیا. سخت گرمی کے باوجود میں اس کی شکایت نہیں کروں گا, میں کبھی غلامی نہیں کروں گا. جیل میں مرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اپنی قوم کے لیے کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کروں گا. جب تک زندہ ہوں یہ جنگ لڑوں گا. لا الہ الا اللہ کہنے والا میں سچا مسلمان ہوں. اور انہوں نے اپنی اس جد و جہد کو پاکستان کے نام کیا ہے. ویورز, خان صاحب وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں اور اب یہ پارٹی پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کے لیے جہاں پر عدالتوں کے اندر پوری یکسوئی کے ساتھ بیرسٹر سلمان صفدر اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ کوششیں کر رہے ہیں, وہیں پر پارٹی کے دیگر لوگوں کو اپنے اختلافات کو سائڈ پر رکھیں. فواد چودھری اور ان جیسے لوگوں کی آپ کو باتوں پر کام نہیں دھرنے چاہیے. شاندانہ گلزار اور یہ جو 21 لوگوں کے فارورڈ بلاک کی بات ہو رہی تھی, خدا کے لیے اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھیں. اگر آپ عمران خان اور اس پارٹی سے واقعی سنجیدہ ہیں اور سنسیئر ہیں تو آپ کو عمران خان کی رہائی کے لیے میدان عمل میں آ کر تحریک چلانی ہوگی. اور جب تک تحریک نہیں چلے گی عمران خان کی رہائی جو ہے, یعنی پریشر کے ذریعے اس رہائی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے. خان صاحب نے اپنی زندگی کو پاکستان کی عوام کے لیے صرف کر دیا, اس کے نام کر دی. کرکٹ سے شروع ہوئے اور کرکٹ کا یہ سفر جو ہے سیاست میں آ کر ختم ہوا, اور یہ سفر ابھی جاری ہے. کس لیے؟ تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ایک اچھے طریقے سے زندگی گزر بسر کر سکے. اور ہمارے نوجوان کو نہ تو یہ جو دشمن موجیں ہیں کشتیوں میں جو ہمارے نوجوان باہر جانے کی کوششیں کرتے ہیں, نہ ہی ان کے سپرد کیا جائے اور نہ ہی وہ اپنے وطن کو چھوڑ کر جائیں. اگر ہماری جو فوریکس ہے, کرنسی ہماری بہتر ہو, ہمیں پاکستان کے اندر ٹیکس کے بدلے سہولیات ملیں, تو برطانیہ, امریکہ, آسٹریلیا, دنیا کے جو بڑے بڑے جو اسٹرانگ اکانومیز ہیں ان ممالک کے اندر کون آئے گا؟ کوئی بھی نہیں آئے گا. پھر نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ, اس حوالے سے بھی سوال ہوا اور وہ یہ کہتے ہیں, اور یہ غور سے سنیے گا کیونکہ ایک دوست نے آج ہمیں کرٹیسائز اس انداز میں کیا. انہوں نے کہا کہ سر آپ, ایک دوسرے صحافی کا انہوں نے نام لے کر کہا کہ آپ ویسے تھمبنیلز لکھتے ہیں اور رپورٹ ویسی چیز نہیں ہوتی. سر میں نے پچھلی ویڈیو میں نواز شریف پر بغاوت کی بات کی تھی. علی امین گنڈا پور جو ہیں, اگر یہ کہیں کے پی کے اندر جو قرارداد پاس جب یہ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں کہا گیا کہ جس طرح عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ آپ کی پنجاب کابینہ نے, پنجاب حکومت نے اسے منظور کیا, پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات کی گئی, ہمیں ویسا ہی ایک مقدمہ کے پی کے اندر درج کرنا ہے, یعنی نواز شریف پر بغاوت کا مقدمہ. اور عمران خان نے اس کا جواب دیا ہے. اگر میں اپنے پاس سے آپ کو یہ خبر دے رہا ہوتا تو عمران خان آج کیوں اس کا جواب دے رہے ہیں, اسے
जेल में से वो सहाफ़ी जो रिपोर्ट कर रहे थे, हर एक ने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर ट्वीट किया और रिपोर्ट किया है कि नवाज शरीफ पर बगावत का मुकदमा। इस हवाले से खान साहब क्या कहते हैं कि मरीम नवाज और नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के बयानात की वीडियोस मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कहूंगा कि उनकी वीडियोस निकाल कर उन पर मुकदमात दर्ज करें। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खान साहब की तरफ से ये हदायतनामा जो है वो जारी किया गया, इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैंडिंग इसे ऑर्डर कहें, हदायत कहें, हुक्मनामा कहें, जो मर्जी कहें, या फिर इसे काउंटर स्ट्रेटजी के तौर पर देखें। इमरान खान की तरफ से अपनी जमात के लोगों को ये बाकायदा तौर पर हदायत जारी की गई। इमरान खान ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी ग्रीन सिग्नल जी दिया है और पूरे मुल्क में भूख हड़ताल इस समात के बाद अली मोहम्मद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो ये कहते हैं कि इमरान खान के साथियों को कल उनसे मिलने नहीं दिया गया। इमरान खान ने अंदिया दिया है कि अगर उन पर जुल्म बंद ना किया गया तो साथियों से मशवरा करके भूख हड़ताल पर जाएंगे। इमरान खान भूख हड़ताल पर गए तो पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताली कैंप लगेंगे और पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे होंगे। मैं व्यूअर्स आपको एक और खबर भी दे देता हूं, चूंकि वक्त कम है और खबरें काफी ज्यादा हैं। आज इमरान खान की एक झलक लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जिना हाउस हमला समेत 3 मुकदमात में इमरान खान की अबूरी जमानतों पर समाअत होती है। और ये जो एक झलक वाला मामला ये मैं आपके सामने रख देता हूं। बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि जब आप कहें मैं जमानतों पर दलाइल देने को तैयार हूं। बहुत कोशिश की मुलजिम की अडाला जेल से अदालत में पेशी हो सके, फिर समझौता कर लिया कि बगैर वीडियो लिंक के सुनकर फैसला हो जाए। इमरान खान की वीडियो लिंक पर एक झलक ही दिखा दें। उनकी मुंह दिखाई सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी। इस बात पर अदालत में कहका लगा और जज ने रिमार्क्स दिए कि आपको जल्द इमरान खान की एक झलक जरूर दिखाएंगे। आप कल जमानतों पर दलाइल मुकम्मल करें। और सुपरिटेंडेंट अडाला जेल को इमरान खान की वीडियो लिंक पर हाजिरी का हुक्म देते हुए अबूरी जमानत की समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई है। व्यूअर्स मैं आपको ये भी खबर दे दूं कि शाह महमूद कुरैशी को भी तलब कर लिया गया है। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो थाना शादमान जलाओ घिराव के मुकदमे में तलबी के नोटिस जारी कर दिए और अदालत ने 8 जुलाई को तलब कर लिया। इस केस के अंदर भी शाह साहब जो हैं वो बरी हो जाएंगे, क्योंकि शाह साहब जब ये पूरे का पूरा 9 मई हुआ ना तो वो तो कराची में बैठे थे। अब वहां से किसी को ये कहना कि फलां थाने को आग लगा दो या उसमें मुलविस होना, तो ये पूरी की पूरी जो चार्जशीट है, आप इन थानों में जो मुहर्रर है ना, मेरी एक तफ्तीशी से बात हुई। मैंने उससे पूछा कि ये मुकदमा कैसे बना लेते हो, और उसने कहा कि सर हुक्म आता है बन जाता है। मैं कहा ये मुकदमा स्टैंड करेगा? उसने कहा सर कभी भी स्टैंड नहीं कर सकता, एक बंदा मौजूद ही ना हो तो आप किस तरह उसके खिलाफ कोई मुकदमा जो है वो चलाएंगे। अब तीसरी खबर व्यूअर्स जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ रेफरेंस की है। नून लीग की शिकस्त के रास्ते में जो जज रास्ते में खड़ा है वो है जस्टिस जहांगीरी साहब, और ये शिकस्त इनको अब देखनी पड़ेगी। सरकारी अफसर रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है और नून लीग इसे तुन देने की पॉलिसी पर इस वक्त अमल पैरा है। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता नून लीग के हर महकमे के साथ ताल्लुकात खराब होते जा रहे हैं। जस्टिस कियानी लापता अफराद का केस सुन रहे थे, उनके खिलाफ रेफरेंस लाया गया। कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली का भांडा फोड़ा। अब उनका कुछ अता पता नहीं है किसके पास है, शाही मेहमान है, या अगर आपने कोई ऐसा बयान भी दिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट अपने ही रास्ते में ना कांटे बिछाती है। 1 साल बाद, 4 साल बाद, 400 साल बाद जब कमिश्नर रावलपिंडी का पता लगेगा तो फिर किस तरह से आप इसे कवर करेंगे। जब खान साहब की हुकूमत आएगी ना तो कमिश्नर रावलपिंडी को ना सिर्फ बहाल किया जाएगा बल्कि पूरे इज्जत और एहतराम के साथ बहाल किया जाएगा। जिस बाबर सत्तार के बारे में आप बातें करते रहे, उनकी ऑडियो लीक्स का जो मामला था जो आप सुन रहे थे, जस्टिस बाबर सत्तार साहब, उनके खिलाफ मुहिम चलाई गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद ने नून लीग के खिलाफ चंद फैसले दिए। उनकी बेटी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है, अभी तक उन पर दबाव है। एहतजाज आपने करवा दिया, मैदान जंग बन गया इस्लामाबाद। अब जस्टिस जहांगीरी इस्लामाबाद के 3 हलकों के केस सुन रहे हैं और उनके खिलाफ ताज़ा शिकायत जो है वो दर्ज करवाई गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। और शहरी इरफान मजहर ने जस्टिस तारिक जहांगीरी की LLB की मुबैना जाली डिग्री रखने पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज कराई है। हाई कोर्ट में पहले ही जस्टिस सत्तार के खिलाफ मुहिम केस की समाअत हो रही है। अब जस्टिस जहांगीरी को भी टारगेट किया जा रहा है। अब होना ये चाहिए ना जी कि जस्टिस जहांगीरी, ये जिसने शिकायत कोई लेकर आया, यार ये कैसे मुमकिन है कि एक जज की LLB की डिग्री जाली हो और वो जज भी बन जाए और किसी ने ये जहमत नहीं की कि आपकी डिग्री को चेक किया जाता। और इस शख्स ने जिसने जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया, इसको भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए और इसे सवाल किया जाए कि तुमने किसके कहने पर ये सब कुछ किया। अब जस्टिस जहांगीरी को भी टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस कियानी के बारे में कहा गया कि उन्होंने करप्शन की,
کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا نوٹس لیں گے؟ کیونکہ دوسری طرف جب آپ کسی جج کے اوپر اعتراض کرتے ہیں نا، تو ہم نے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ایک وکیل کا لائسنس معطل کرنے کی بات کی. یہ پوری دنیا نے سنی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسکینڈلائز کیا جاتا ہے، NF از NF، اور اب آپ کے خلاف جو ہے وہ ڈسپلنری ایکشن لیا جائے گا. تو کیا ایسے افراد کے خلاف کیا کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. ایک جج ہائی کورٹ آ جائے اور اس کی ڈگری جاری نکل آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہائی کورٹ کے جج لگانے کے لیے پوری ایک رپورٹ تیار کی جاتی ہے، کسی بھی جج کی کارکردگی کو دیکھا جاتا ہے. کیا چیف جسٹس سپریم کورٹ اس پر خاموش رہیں گے؟ قاضی فائز عیسیٰ نے توہین عدالت کیس میں کہا تھا کہ میری امی کہتی ہیں جو کہتا ہے وہی ہوتا ہے. کیا اس ساری مہم پر خاموشی اختیار ان کی طرف سے کی جائے گی اور یہی پالیسی اپنائی جائے گی؟ مسئلہ صرف ایک ہے، چونکہ جسٹس جہانگیری اسلام آباد کے 3 حلقوں کے کیس سن رہے ہیں. عالمی نیوز ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ الیکشن میں فراڈ ہوا. پاکستانی ادارے فافن اور پتن کہہ رہا ہے کہ 70% سے زیادہ فارم 45 تبدیل کیے گئے، ان میں رد و بدل کیا گیا، اور سارے یہ وہ لوگ ہیں جن میں پاکستان مسلم نون کے لوگ جیتے، یعنی وہ تمام حلقے ہیں. اب جسٹس جہانگیری صرف اصل فارم 45 مانگ رہے ہیں جو کہ نون لیگ والوں کے پاس موجود نہیں ہے. اور میں نے اس حوالے سے بھی خبر دی تھی کہ شاید جسٹس جہانگیری کے فیصلے سے پہلے اسلام آباد کی 3 نشستوں پر پاکستان مسلم نون جیتی ہے، یہ وقت سے پہلے ہی اپنا استعفیٰ کہیں جمع نہ کروا دیں. تو ویورز اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. اس پر بھی کسی دوست نے تنقید کی، لیکن میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پر خبریں دیتا ہوں. سنی سنائی یا واٹس ایپ گروپس کو جوائن کر کے خبریں ہم نکال کر نہیں لاتے. ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. یہ آج کا ہمارا شو تھا. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں سے شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.